हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति के साथ कराने जा रहा हूँ जिन्होंने इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री के अंदर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनके विचार सशक्त हैं और बातें बहुत दिलचस्प करती हैं। आइए मिलते हैं अनुष्का सिंह से। मुझे अब तक नहीं पता, अभी भी मैं ये सोचती हूँ कि मुझे यार क्या करना है, मैं किस लिए पैदा हुई हूँ इस धरती पे। सो काइंड ऑफ लॉस्ट आई समटाइम्स फील्स, लेकिन जो आ रहा होता है वो मैं कर लेती हूँ। जो मेरा बिलीफ था ना बचपन से, वो मैनिफेस्ट होता चला गया। यार मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल तो हुआ था। आई थिंक 1-1.5 साल की प्रॉब्लम तो मुझे आई थी, बिकॉज मेरा कोई मूड था नहीं यार मुंबई में शादी करने का। फ्रैंकली मुंबई में ही क्या, कहीं पर भी शादी करने का कोई मूड था नहीं। तो मैंने ऑलमोस्ट 32 लड़के रिजेक्ट किए। स्टेज पे खड़ी हूँ मैं, मेरा हस्बैंड मेरे साथ में खड़ा हुआ है एंड सब लोग मेरे कान में आके मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं अभी भी टाइम है अनुष्का, गाड़ी बाहर खड़ी है। फिर बोलना नहीं, दोस्तों ने भगाया नहीं, भाग ले तू यहाँ से, उड़ ना जाए बस। ऑन चलो राइट, कहाँ से शुरुआत करें? राइट अनुष्का, माय फ्रेंड, सो हाउ इज द डे लुकिंग फॉर यू? यार डे इज ब्यूटीफुल, टू ब्रीजी फॉर दिस पॉडकास्ट, बट मज़ा आ रहा है। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि आप आए यहाँ पर स्पेशली मुझसे मिलने के लिए, और आज हम मिल पाए और हम ये शूट कर रहे हैं। पॉडकास्ट के बहाने मुझे नए नए सबब देखने का मौका मिलता है एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल सबब। यस इट इज, क्वाइट इट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि काफ़ी सारी लेक्स भी है, इधर डक्स भी है। हम लोग यहाँ पर काफ़ी वॉक करने के लिए आते हैं एंड सो सुंदर है, अच्छा है। काफ़ी वॉक करने आती हैं? एवरी डे ऑलमोस्ट। स्पीकिंग अबाउट वॉकिंग, लेट्स वॉक थ्रू योर लाइफ। क्या जानना चाहते हैं आप, पहले आप ये बताइए। आप जो आपके मन में है, आप तो बस रुकिए मत, बोल दीजिए। अच्छा। ये स्टार्ट करते हैं, लाइक आपकी जर्नी, लाइक यू नो यू हैव बीन एन अकम्प्लिश्ड आर्टिस्ट एंड यू डिड सो वेल इन योर करियर in Mumbai, you know, involved with the television industry. You did so many television serials. वहाँ से पूरा का पूरी लाइफ आपकी यहाँ चेंज होती है, यहाँ आते हैं। ये how was like growing up in Mumbai as your childhood? So childhood actually मेरा बॉम्बे में नहीं बीता। I kept changing my school, so बहुत जगह childhood बीता। So Mumbai was like completely professional space। कि मैं जब I was 21 years old, then I moved to Mumbai। एंड फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है एक्टिंग में एंड इनटू फिल्म लाइंस एंड एवरीथिंग। तो मज़ा आया उस चीज़ में। कैसा थॉट कैसा आया आपको एक्टर बनने का? एक्चुअली एक्टर बनने का थॉट कभी आया ही नहीं था। So, मुझे हमेशा से ये लगता था कि कुछ करना है, कुछ ऐसा कर लो कि माँ बाप का नाम फेमस हो, लेकिन मुझे कुछ एक्चुअली पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। टॉल थी एंड पतली थी, तो उन्होंने किसी ने पूछा आप हमारे लिए मॉडलिंग करोगे, तो मुझे लगा ठीक है कर लेते हैं भाई मॉडलिंग। एंड मैं कोई प्रो नहीं थी, बट मैं जो भी आता था ना, मेरा एक बेसिक एटीट्यूड था कि जो भी आ रहा है ना उसको मना मत करो, एक्सपीरियंस लेते जाओ बेसिकली। सो आई जस्ट डिड इट। तो ये कॉलेज के में ही आपके कॉलेज में ही मॉडलिंग का पहला ऑफर यही था कि भाई हमारे लिए रैम्प शो करना है आपको फैशन स्टूडेंट्स के लिए। सो आई वॉज दी हेड मेन मॉडल। समहाउ मुझे रैम्प वॉक करनी आती थी, क्योंकि आई यूज्ड टू फॉलो दैट वॉक फ्रॉम फैशन टीवी जो आता था उस टाइम पर। एंड मुझे बड़ा अच्छा लगता था फैशन टीवी देखना। आई वाज लाइक यार सही है ये जो लड़कियां कैसे वॉक करती है, मुझे काफ़ी फैसिनेट करता था। फैशन टीवी तो ऐसा था कि मैं बता रहा हूँ आपको, सबको ही बहुत पसंद था। क्यों? सबको पसंद था कि नहीं? हाँ, सब पापाओं को, चाचाओं को, सबको बहुत फैशन टीवी पसंद था। तो somehow I started walking and they were shocked कि भाई तुमको वॉक करना आता है। It was a professional walk and वहाँ पर काफ़ी फेमस डिज़ाइनर्स आए हुए थे, नीता लूला एंड जो आज के बहुत बड़े डिज़ाइनर्स हैं, जे वलाया एंड एवरीथिंग, ऋतु कुमार एंड ऋतु बेरी। सो दे सॉ मी, दे जस्ट ऑफर्ड मी इन देयर शोज़, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली में एक मॉडलिंग कल्चर है, फैशन कल्चर है। सो उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने एक फ़ोटो शूट कराया बेसिक, एंड वहाँ से मेरा मॉडलिंग का जर्नी स्टार्ट हो गया, लाइक रैम्प शोज़ का जर्नी। बट तब भी मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि जो भी आ रहा है करते जाएंगे। सो मॉडलिंग के साथ साथ मैंने एंकरिंग किया। मैंने वो जो मॉल में ऐसे पैम्पलेट्स बेचते हैं ना, मतलब सोनी उस टाइम सोनी साइबर शॉट कैमरा लॉन्च हुआ था। अच्छा। सो आई डिड मॉडलिंग फॉर दैट एंड आई होस्टेड दैट प्रोडक्ट बेसिकली। ओके। तो मॉल्स में छोटा ऐसे स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो और फिर आप पैम्पलेट्स शेयर करते हो। सो मैंने वो काम भी किया है नोएडा और गाज़ियाबाद में और दिल्ली में।
एंड मतलब एक एक दो दो इवेंट्स ऐसे चलता रहता था, कुछ आता रहता था, पॉकेट मनी के लिए चलता रहता। बट तब भी उस टाइम पर ऐसा दिमाग था कि पता नहीं क्या करना है। आई वॉज नेवर क्लियर, इनफैक्ट मुझे अब तक नहीं पता। अभी भी मैं ये सोचती हूँ कि मुझे यार क्या करना है, मैं किस लिए पैदा हुई हूँ इस धरती पे जो मुझे कुछ करना होगा। बट वहाँ से मेरी मॉडलिंग जर्नी स्टार्ट हुई एंड मैंने म्यूजिक वीडियोस करना शुरू किए। पंजाबी म्यूजिक वीडियोस मेरे काफ़ी पॉपुलर हैं। कौन से, जैसे बताइए जैसे नाम। सो एक था मित्रा नाल यारी जो बब्बू मान का था, मैंने थाईलैंड में शूट किया था पहला म्यूजिक वीडियो। आई वाज द मेन हीरोइन इन द वीडियो। एंड दूसरा था सावन दा महीना जो साबर कोट्टी जी का था, वो बहुत पॉपुलर है, अभी भी यूट्यूब पे पड़ा है। मित्रा नारियाल ये एक्चुअली नहीं है इतना पड़ा हुआ, मतलब मैंने काफ़ी ढूंढा, वो मुझे मिला नहीं। बट साबर कोट्टी वाला तो मुझे काफ़ी सही लगता है। सो वो मेरा था। हिंदी के 2-3 और किए थे म्यूज़िक वीडियोस जो मैं एक्चुअली भूल गई हूँ कि कौन से सॉन्ग्स थे वो, जो इतने क्वाइट पॉपुलर नहीं हुए थे, बट म्यूज़िक वीडियोस थे। सो मुझे टी सीरीज़ का म्यूज़िक वीडियो का ऑफर आया मुंबई से। किसी कहीं से कहीं मेरी फोटोग्राफ्स पहुंच गई थी, बिकॉज आई यूज टू शूट इन मैगजीन्स ऑल्सो लाइक वुमेन ज़रा एंड ग्रह शोभा एंड अलीट जो एक मॉडलिंग एजेंसी है वहाँ पर। तो मुझे नहीं पता, किसी ने फ़ोटोज़ दिखाई टी सीरीज़ के प्रेसिडेंट को एंड ही वॉज इन दिल्ली। बाय दैट चांस आई मेट हिम एंड ही ऑफर्ड मी म्यूज़िक वीडियो ऑफ जगजीत सिंह। अच्छा, जगजीत सिंह का कोई म्यूज़िक वीडियो आने वाला था एंड आई वाज वेरी नर्वस गोइंग टू बॉम्बे, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी। बॉम्बे वाज न्यू प्लेस फॉर मी, बट ही इनवाइटेड मी टू टी सीरीज़ ऑफिस। आई वाज लाइक चलो ठीक है जाते हैं। सो मुंबई पहुँचे 26 जुलाई को, जब वो बाढ़ आई थी, और उसके 3 दिन के बाद उन्होंने बुलाया था। हाँ, मुझे मुंबई पहुँचे में 12 घंटे लगे थे दिल्ली से फ्लाइट से। अच्छा। सो वहाँ पहुँचे एंड तब वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हो गई। तो पता चला मुंबई इज़ अ डिफरेंट ड्रीम सिटी ऑल टुगेदर, लाइक सपनों का शहर बोलते हैं ना। वहाँ पहुँचे, मैं कहा यार मुंबई आ गए, क्योंकि दिल्ली तक ऐसा लगता था मुंबई इज़ अ डिफरेंट कंट्री, अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, कि जहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। एंड माई फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी कि मैं मुंबई अकेले जा रही हूँ। तो उन्होंने, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हम लोग जो साथ में पढ़ाई कर रहे थे, उनको साथ में भेज दिया कि जाओ तुम भी जाओ उसके साथ। सो समहाउ टी सीरीज़ के प्रेसिडेंट से मीटिंग हुई, प्रोजेक्ट के बारे में पता चला। उन्होंने बोला शूट करना है बट यू हैव टू शिफ्ट हियर, क्योंकि दिल्ली और बॉम्बे फिर वो नहीं कर सकते। सो समहाउ दैट टाइम आई हैव डिसाइडेड इन 2005, अर्ली 2005 टू मूव टू मुंबई। तो ये कौन सा वीडियो था ये टी सीरीज़ का एक, नहीं वो बना था लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज दैट ईयर ओनली जगजीत सिंह पास्ड अवे। ओके, या वो रिलीज़ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारा मुंबई में, ये मुझे धीरे धीरे पता चला कि बहुत कुछ बन जाता है लेकिन वो प्लेटफॉर्म पे आ नहीं पाता। हाँ, सो वो रिलीज़ नहीं हुआ। सो दैट वाज गुड। थोड़ा सा साउंड मतलब थोड़ा सैड था वो म्यूज़िक वीडियो, बट मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। आई वाज लाइक ठीक है। बट तब तक भी मुझे रियलाइजेशन नहीं था, ओ माय गॉड, आई एम सिटिंग इन टी सीरीज़ ऑफिस एंड मुझे म्यूजिक वीडियो ऑफर हुआ है, तो आई कैन एक्चुअली लुक माई करियर इन टू एक्टिंग और मॉडलिंग, समथिंग लाइक दैट, टू टेक समथिंग सीरियसली इन माई लाइफ। दैट टाइम ही ऑफर्ड मी अ फिल्म, लाइक 3 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। आई वॉज लाइक नहीं यार, मुझे हीरोइन नहीं बनना, आई एम नॉट अ हीरोइन मटीरियल। आई वॉज ऑलवेज अंडर कॉन्फिडेंट लाइक लुक्स को लेके अपने, बिकॉज आई वॉज अ टॉम बॉय। मुझे कभी भी ऐसा फैशन से इतना ज़्यादा वो नहीं था, लाइक कि मैं तैयार हूँ या शो ऑफ करूँ। सो मुझे हमेशा लगता था कि नहीं यार, मैं हीरोइन मटेरियल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं जस्टिस करूँगी अपने साथ अगर मैं कोई भी काम करूँगी। सो आई जस्ट कान बी हीरोइन ऑफ एनीवन्स फिल्म, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता एक्टिंग का ABCD। तो ही वाज लाइक अरे आई यू मैड, तुम टी सीरीज़ का ऑफर ठुकरा रहे हो। सो मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं बनना हीरोइन, मुझे एक्टिंग नहीं आती है। मैंने उनके मुँह में 10 बार मना किया एंड दे वर लाइक अरे हम सिखा देंगे, तुम्हारे वर्कशॉप स्टार्ट होंगे। बट आई वॉज सो न्यू दैट टाइम ना, कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, कि सडनली टी सीरीज़ कितना बड़ा है, या सडनली वहाँ से ऑफर आया, आपने म्यूज़िक वीडियो उनके साथ शूट कर लिया, सडनली आपको फिल्म का ऑफर आने लगा। सो आई यूज्ड टू डिस्कस इट विद माय फादर एंड माय फादर वाज लाइक व्हाई दे आर ऑफरिंग यू सो मच, व्हाई। अब उस व्हाई का आंसर नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि वो मुझे क्यों ऑफर कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क था कि आई एम नॉट एस्टैब्लिश मॉडल, आई एम नॉट एस्टैब्लिश एक्टर, और मैंने ना ही कोई एक्टिंग का कोर्स किया है। Why they want to just take me just for my cute looks maybe? यही था मेरे पास। तो my father said कि थोड़ा स्लो चलो, कि बहुत ज़्यादा हो रहा है।
सो आई वाज लाइक ठीक है चलो जो होता है मैं, एंड मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था टेक्निकली कैमरे के पीछे काम करने का, लाइक टू बी एन डायरेक्टर और फिल्म मेकर, बिकॉज मेरे स्टडीज़ उसमें थी और मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता था. तो आई टोल्ड मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ टी सीरीज़, नाम नहीं ले सकते बिकॉज ही इज़ नो मोर राइट नाउ. सो मैं बोला कि नहीं, आई वॉन्ट टू गो इन टू टेक्निकलिटीज़, मुझे असिस्टेंट डायरेक्शन सीखना है. तो उन्होंने कहीं एक दो जगह फिल्मों में बात की जहाँ पर मुझे उन्होंने लगा दिया कि भाई चलो ठीक है, तुम्हें पहले डायरेक्शन सीखना है, पहले सीख लो. हाँ ठीक है, क्योंकि टू बी अ एक्टर आपको एक्टिंग से ज़्यादा आपको एक्चुअली कैमरा नॉलेज होना सब चाहिए. तो वो मुझे लगता था कि हाँ चलो सीख लेते हैं, अगर एक्टर बनेंगे आगे तो ठीक है, हेल्प आउट होगा उसमें. बट मेरा कोई ऐसा एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था. सो somehow I assisted one director, Mr. Vinod Pandey, in film Red Swastika. एक फिल्म आई थी, that was my first film as a 4th assistant director. And he just saw me ऐसे ना जाते वाते, कैमरा होता है ना बैठे हुए हैं जैसे अभी हम लोग ने सेटअप किया कैमरे का कि आप बैठ के दिखाओ. तो he just focused my face and he was like, you can be an actor, तुम्हारा फेस बिल्कुल टीवी के लिए है. सो मैंने तब भी सीरियसली लिया, मैं हंसने लगी. आई वॉज वेरी नाइव, आई वॉज नॉट दैट वेरी स्मार्ट विद पीपल दैट टाइम. एंड मुझे लगा कि नहीं यार, पता नहीं है, हर कोई मुझे ये बोल रहा है एक्टिंग एक्टिंग, तो शायद एक्टिंग ही करना होगा, मेरे इंडस्ट्री के ही लोग बोल रहे हैं. बट बहुत सारे लोग होते हैं ना कुछ अगर आपको डराते हैं इंडस्ट्री में, अरे ये हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कोई हीरोइन बनता है यहाँ पर, तुम्हें तो आते ही ऐसे प्लेटर मिल गया. सो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि व्हाट इज़ दैट, बट मुझे ये पता था कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या. आई वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जो हो रहा था होता जा रहा था, जो ऑफर्स मिल रहे थे. देन माई फिल्म डायरेक्टर गेव मी वन सीन ऑफ होस्ट, मतलब फिल्म का सीन था कि इंटरव्यू लेना है, एक इंटरव्यू बनना है. तो इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे ड्रेसअप करके मेकअप करके बैठा दिया, अच्छा, कैमरे के सामने. और क्योंकि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी तो मुझे वो इंटरव्यू के डायलॉग्स अच्छे से याद थे, क्योंकि आप क्यों देते हो ना सामने आर्टिस्ट को. सो मैं बैठ गई, मैंने बोला ठीक है. तो उन्होंने एक्टर को बुला लिया, फिर मुझको कहते हैं यू आर प्लेइंग एन इंटरव्यूअर. सो मैंने कहा सर बट, और मैं कैमरा कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं थी. तो उन्होंने बोला येस यू आर प्लेइंग, क्योंकि तुम बहुत अच्छे से डायलॉग्स डिलीवर कर रही हो. समहाउ ये जो इमिटेशन की आदत होती है ना डायलॉग्स की, फिल्में देख देख के बचपन से, वो चीज़ मेरे अंदर थी जो मुझे पता नहीं था. लाइक कॉपी करना, रैम वॉक कॉपी कर ली थी तो मॉडल बन गए थे, रैम मॉडल. यहाँ पर डायलॉग्स कॉपी कर लिए थे ऐसे राइट पॉजेज में बोल के, तो उन्होंने बैठा दिया कि भाई तुम इंटरव्यूअर बन रहे हो और तुम ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हो. फिर उसके बाद ना जब वो पूरा सीन उन्होंने मुझे दिखाया, कहते हैं सी यू आर लुकिंग सच नाइस, तुम अच्छे से डायलॉग्स बोल रही हो, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम एक्टिंग क्यों नहीं करती हो, व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टैलेंट हियर डूइंग असिस्टेंट डायरेक्टर. सो मैंने बोला तब भी मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था एक्टर बनने वाला, क्योंकि मुझे लगता था एक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है दैट टाइम. बाहर से तो ऐसे ही लगता है, ऐसा लगता है. मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तक वो थॉट मेरे अंदर आया ही नहीं है कि मैं कभी ऐसा बहुत बड़ी एक्टर बन सकती हूँ. अगर शायद आया होता तो बन गई होती फ्रैंकली. सो अब ऐसा सोचती हूँ, लेकिन मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि यार एक्टिंग कर रहे एक्टर है, वाह नहीं यार मैं तो एक्टर नहीं हो सकती, मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं है. आई ऑलवेज अंडरग्रेडेड माई टैलेंट. सो वो धीरे धीरे करके फिर उसके बाद वो पिक्चर रैप अप हुई, फिर टीवी में एंट्रेंस हुई मेरी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन सम शो. टीवी में आने के बाद लगा यार यहाँ पर तो कोई भी एक्टर बना हुआ है जिसको सबको एक्टिंग आती है, सबको एक्टिंग आती है. तो जब ये एक्टिंग कर सकते हैं, इनका तो शक्ल भी नहीं है, पर्सनालिटी भी नहीं है. टीवी ने मुझे एक ऐसा कॉन्फिडेंस दिया कि मैं तो बहुत अच्छी दिखती हूँ. अगर ये बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है. इफ दे कैन डू इट आई कैन ऑल्सो बी अ मेल लीड एक्टर. तो वहाँ से मेरा एकदम से, मैंने 3 महीने सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर टीवी में काम किया. एंड स्टंट वुमेन, मतलब वो होता है ना डुप्लीकेट किया. टीवी एक शो आता था सिंदूर तेरे नाम का, जी टीवी पे. तो अच्छा. उसमें एक एक्टर थी कीर्ति, तो उनका डुप्लीकेट जब वो अवेलेबल नहीं होती थी तो वो मुझे उनके कपड़े पहना के खड़ा कर देते थे, ऐसा पीछे कैमरा शॉट लगाते थे, और उसके मुझे डबल पैसे मिलते थे, क्योंकि मेरा पर्सनालिटी और मेरा फेस कट बिल्कुल उससे मिलता था. सो और उनके सारे जितने भी स्टंट सीन्स होते थे, लाइक आग में भागना और बारिश में जो टेलीविजन में होता है ना एक्शन सीक्वेंसेस, वो मैं शूट करती थी कीर्ति के. सो 1 महीने तक मैंने उनके बॉडी डबल शूट किया. आप तो प्रोफेशनल स्टंट पर्सन नहीं थे, फिर भी कर दिया आपने.
हाँ, क्योंकि कुशाग्र उस टाइम पे, मैं अब जब सोचती हूँ ना पीछे का, तो मुझे लगता है कि मुझे एक्चुअली किसी चीज़ से डर नहीं था. आई वॉज नॉट फियरफुल ऑफ एनी थिंग. तो जो आया कर दिया, जो आया कर दिया, पैसे मिलने चाहिए बस. ठीक है. तो स्टंट डबल के उस टाइम पर 1000 रुपीज़ मिलते थे दिन के, क्योंकि पर डे का हिसाब किताब होता था. सो मैंने फिर कैलकुलेट किया कि अगर मैं 30 दिन स्टंट डबल कर रही हूँ तो आई एम मेकिंग 30,000, विच वॉज लाइक ट्रिपल सैलरी ऑफ माई ओन असिस्टेंट डायरेक्टर का सैलरी, ओनली 10,000. मैं कहा तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार. Which year is this? दिस वॉज आई थिंक 2006. Okay. 2006 या 2006 लेटर. क्योंकि 2005 अर्ली में तो मैं आई थी, तो वो एक साल में इतना सब कुछ हो गया था. काफ़ी लोग जो मुंबई आते हैं वो बहुत धक्के खाते हैं. उनको 15-15 साल तक अपना एक पहला शॉट नहीं मिलता. क्या रीज़न है इस बात का? 15 साल कैसे धक्के खाते हैं और आपका जो है वो एक साल में ही इतने वो हो गया? What do you see? I think it's all destiny, because God wanted me to become something. Because मैं हमेशा ना भगवान से ऐसा प्रेयर करती थी बचपन से. I was very spiritual since childhood कि भगवान मैं इतनी फेमस हो जाऊँ कि मेरे माँ बाप को ना मेरे नाम से लोग जाने. जबकि मेरे माँ बाप को मेरे नाम की ज़रूरत नहीं थी. माई डैड वॉज क्वाइट पॉपुलर इन द सिटी जहाँ पर भी हम रहते हैं, एंड हमको उनके नाम से जाना जाता है कि अरे इनके बेटी है या वो है. बट धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि उनको मेरे नाम से जाने लगे, अरे ये अनुष्का के फादर है या अनुष्का की मदर है, जबकि उनको ज़रूरत नहीं थी हमारी आइडेंटिटी की. वो बहुत पॉपुलर है खुद ही, माई फादर, बिकॉज ही वॉज इन पॉलिटिक्स. सो बट तब भी मुझे लगता था कि नहीं, कुछ ऐसा अचीव करूँ कि माँ बाप का नाम पूरी दुनिया में होना चाहिए. तब भी ये नहीं सोचा था कि ये मीडिया इंडस्ट्री जो है आपको उस लेवल तक पहुँचा सकती है. तो आई थिंक जो मेरा बिलीव थे ना बचपन से, वो मैनिफेस्ट होता चला गया. इंडस्ट्री में 15 साल बीत गए. आई वॉज एस्टैब्लिश एक्टर बहुत सारे शोज़ के, लाइक सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, जो पॉपुलर है, जो लोगों को पता है. आई थिंक आप लोग को भी पता होगा, सब देखते हैं सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल. एंड कबूल है, बहुत सारे पॉपुलर डेली सोप्स के. उससे इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मुझे नहीं मिली, लेकिन मुझे क्राइम पेट्रोल से एक्चुअली लोगों ने काफ़ी पहचाना. तो क्राइम पेट्रोल कौन सा वाला सीरियल था क्राइम पेट्रोल का, इसके अंदर आपका फर्स्ट सीजन स्टार्ट ही हुआ था? क्राइम पेट्रोल, दैट वाज 2011. तो वो स्टार्ट ही हुआ था. उससे पहले मैंने कम से कम 5-6 डेली सोप्स कर लिए थे. उस टाइम पर मैं इतनी कोई बहुत पॉपुलर नहीं हुई थी, क्योंकि डेली सोप्स का क्या होता है ना पैटर्न, 3 महीने मैक्सिमम चला के देखते हैं, अगर टीआरपी नहीं आई तो बंद कर देते हैं. और एक शो गया दूसरा आया, एक शो गया दूसरा आया, तो पता नहीं चलता है. अब एक्टर भरे होते हैं डेली सोप के अंदर ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं. एंड मेन लीड मैंने बहुत कोशिश की मेन लीड लेने की, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे मेन लीड नहीं मिला, लेकिन मुझे कैरेक्टर रोल्स हमेशा मिलते गए. इट वॉज कम्प्लीटली डेस्टिनी, एंड आई ट्रूली बिलीव कि ये मेरे लिए प्लान्ड था थ्रू डेस्टिनी. सो मुझे आज भी मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है यार सब कुछ ऐसा रखा हुआ मिला था, बट आई नेवर एक्चुअली थॉट कि ये एक्चुअली मेरे लिए है. बिकॉज आई वॉज ऑलवेज वॉन्टेड समथिंग एल्स टू डू. एक्टिंग मैंने ऐसे ही नहीं शुरू किया था. एक्टिंग ये था कि हाँ जब तक आ रहा है कर लेते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ और करना है, What was that something else? वो नहीं पता था. वो कुछ और करना है कर करके मेलबर्न आ गए. मेलबर्न आने के बाद पता चला कि अभी भी वो कुछ और मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि मुझे क्या करना है. सो काइंड ऑफ लॉस्ट आई समटाइम्स फील्स, लेकिन जो आ रहा होता है वो मैं कर लेती हूँ. जैसे यहाँ पर भी आने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग इन वेयर हाउस. आई एन्जॉयड द वर्क बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन. मुझे किसी से डर नहीं होता. आपको लैंग्वेज आती है कि नहीं, आपका एक्सेंट है कि नहीं, इंग्लिश आती है कि नहीं, आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, क्योंकि लोग काफ़ी हेजिटेट होते हैं गोरों से बात करने के लिए. बट मेरा वो एटीट्यूड ही नहीं है हेजिटेशन वाला. सो इसलिए वो सब कुछ होता गया. somehow अब मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे कुछ और करना है, बट मुझे नहीं पता क्या करना है. फ्रैंकली मैं बता रही हूँ. बट ये सोचती हूँ कि जो भी होगा अपने आप ही हो जाएगा, जैसे सब कुछ होता आ रहा है. सो इतने टाइम से. सो काफी वेरिड आपका पूरा एक्सपीरियंस रहा कि वर्किंग फ्रॉम इन अ क्रिएटिव फील्ड टू नाउ इन अ कंप्लीटली डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर. तो कैसा आप इस चीज़ को, मतलब अपने ट्रांसफॉर्मेशन को, बिकॉज क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो उस फील्ड के बाहर कई बार एडजस्ट नहीं कर पाते. यार मुझे एडजस्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल तो हुआ था. आई थिंक 1-1.5 साल की प्रॉब्लम तो मुझे आई थी, बिकॉज आई वॉज 33 व्हेन माई पेरेंट्स एक्चुअली बैंगिंग डंडा ऑन माई हेड कि भाई शादी कर ले.
मेरा कोई मूड था नहीं यार मुंबई में शादी करने का, फ्रैंकली। मुंबई में ही क्या, कहीं पर भी शादी करने का कोई मूड था नहीं। अब उनको कैसे बोले भाई शादी नहीं करनी है, बिकॉज मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो मैंने सोचा कि चलो करनी तो है बट कर लेंगे। तो मैंने ऑलमोस्ट 32 लड़के रिजेक्ट किए सामने से। अच्छा। जो वो अरेंज मैरिजेस के लिए 5 साल से वो देख रहे थे कि भाई, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि हम तो तुम्हारे लिए लड़का नहीं ढूंढ सकते, तुम अपने लिए ढूंढ के लाओ, उससे शादी कर लो। और आई वॉज नॉट इन टू दैट थिंग कि मैं अपने लिए स्पेशली लड़का ढूंढूँ बाइनोकुलर्स लेके कि कौन सा किसके साथ मैं अपना जीवन स्पेंड करने वाली हूँ। तो शादी का नंबर आया तब मुझे लगा कि यार माँ बाप ने बहुत चिक चिक कर रखी थी यार लाइफ में। मुझे लगता था अरे क्या हो रहा है, बाप रे, शादी के नाम से तूफान आने लगा यहाँ पर। ऑलरेडी मतलब जो है ना, काली घटाएं आना शुरू हो गई। सीरियसली। सो देन आई गॉट मैरिड एंड मतलब मिले मैं अपने हस्बैंड से एंड मैं कहा करनी तो है ही, चलो माँ बाप की प्रॉब्लम एटलीस्ट सॉल्व करते हैं। बिकॉज एज सच तो मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है लाइफ में, बट स्टिल उनके लिए मैं कुछ कर तो सकती हूँ, चलो शादी ही कर लेते हैं। किसी ने मुझे उस टाइम पर नहीं बोला कि आर यू मैड, तुम्हारा करियर ख़त्म हो जाएगा, तुम मेलबर्न शिफ्ट हो जाओगी, यू आर फिनिश्ड एज एन एक्टर। मेरे दिमाग में हमेशा ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला था कि अरे तो क्या हुआ, नहीं चलेगी, वापस आ जाएंगे, देखते तो है ना यार, एक बार करके देखो, ऐसा कुएं में कूद के देखो, तैरना नहीं आएगा तो डूब जाएंगे, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेके डूबेंगे। एग्जैक्टली। सो स्टेज पे खड़ी हूँ मैं, मेरा हस्बैंड, मेरे होने वाला हस्बैंड साथ में खड़ा हुआ है एंड सब लोग मेरे कान में आके मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं अभी भी टाइम है अनुष्का, गाड़ी बाहर खड़ी है, फिर बोलना नहीं, दोस्तों ने भगाया नहीं, भाग ले तू यहाँ से। आई वाज लाइक शट अप यार, कोई बात नहीं। तो मैं नॉर्मली लड़कों को ना ही बोलती आ रही थी, बट इस बंदे के लिए ना निकला नहीं मुँह से, क्योंकि शायद डेस्टिनी थी या ऊपर वाले का ये था कि भाई यहीं पर तुमको सेट होना है। तो ना ही उसने ना बोला, ना ही मैंने ना बोला, शादी हो गई 3 महीने के अंदर, मिले भी नहीं थे। मतलब बीइंग एन एक्टर, आप कोई बिलीव नहीं करेगा कि मैं अपने पति से शादी से पहले सिर्फ 2 बार मिली थी और फिर सीधे शादी वाले दिन मिली। तो आप तो रियल लाइफ में फिल्मी स्टोरी लेके चल रहे थे। पता नहीं है फिल्मी है या स्टूपिड क्या है ये स्टोरी है, मुझे पता नहीं चल रहा था। बट शादी जब हो गई, जब हो रही थी तब बहुत अच्छा लग रहा था, वाह, लेकिन मुझे फिल्म सेट जैसी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी शादी सीरियल्स में बहुत बार हो चुकी है, तो मुझे कुछ नया नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था शूटिंग हो रही है, सारे कैमरास खड़े हुए हैं यहाँ पर। हाँ, क्राउड बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुलाया था यूपी में, बिग इंडियन फैट वेडिंग जस्ट लाइक दैट। सो मुझे मज़ा आ रहा था, आई वॉज डांसिंग एंड आई वॉज नॉट दैट शर्मीली ब्राइड एट ऑल। मैं तो कूदते फानते डांस करते हुए आई थी। मेरे पापा मुझे दूर से आंखें दिखा रहे थे कि एटलीस्ट बिहेव योर सेल्फ एंड डोंट जस्ट बिहेव लाइक अ ब्राइड। एंड माई ब्रदर वॉज लाइक तुम बिल्कुल भी ब्राइड जैसी नहीं लग रही हो ऐसा लग रहा है, ठीक है, टॉम बॉयज को ऐसे कपड़े पहना दिए एंड यू आर नॉट इनटू, आई वाज नॉट इनटू माय राइट ब्राइडल फ्रेम दैट टाइम। वो बस चीज़ें हो रही थी क्योंकि बोलते हैं ना, जब जो होना है सो होना है, भगवान आपका दिमाग ऐसे उड़ा देता है। तो आपको नहीं पता आप डिसीजन लाइफ में सही ले रहे हो या गलत ले रहे हो। लेकिन जब शादी हो गई मेरी, 4 दिन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ ओ क्या कर दिया मैंने। मतलब मैं लिटरली विदाई पे नहीं रही, विदाई पे तो मैं सबको टाटा बाय बाय करते हुए गई हूँ अपने ससुराल। कट टू 4 डेज के बाद आई हैव रियलाइज्ड ओ फक यानी क्या किया ये। होता ना एकदम से आप zoomed out होते हो या वो यूरेका मोमेंट आता है, एकदम से फ्लैश होती है। And I just saw my husband, I was like, is he the guy I married? What's wrong with me? Sorry, but यही फीलिंग थी, इमोशन एग्जैक्टली यही था, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग वेरी बैडली। सो मेरे हस्बैंड को लगा कि ये इसको शायद अपने घर वालों की याद आ रही है इसलिए रो रही है, बट ऐसा नहीं था। मैं बहुत सड़ गई थी यार। आई वॉज लाइक ओ नो, ये मैंने बहुत बड़ा फकअप कर दिया है। मेरी शादी हो गई, मैं ससुराल में बैठी हुई हूँ और ये कौन है। ये होता ना सडनली ऐसा बाइपोलर मूवमेंट मेरे साथ था कि मैं पहले बड़ी हैप्पी थी, उसके 4 दिन के बाद सडनली आई रियलाइज्ड कि आई हैव लॉस्ट माई लाइफ। वो वाली फीलिंग थी। एंड फिर उसके बाद मुझे मेरे घर जाना था, पग फेरे की रस्म एंड ऑल। तो आई टोल्ड माई फादर एंड मम्मा कि आई थिंक मैंने गलती कर दी है, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो लाइक आई यू मैन, कहते घबराहट होती है। आई रिमेंबर घबराहट होती है। तो मुझे शादी से पहले भी हो रही थी, शादी के 4 दिन के बाद भी घबराहट बहुत ज़्यादा मेजरली हो रही थी। मैं कहा नहीं, आई डोंट वांट टू गो टू मेलबर्न। शादी हो गई कोई बात नहीं, मैं यहीं रहूँगी।
एंड माई हस्बैंड वो सो एक्साइटेड कि भाई शादी हुई है, एक तो उसकी 35 साल की उम्र के बाद उसको कोई लड़की मिली है जिसने उसके लिए हाँ बोला है। और वो भी इस माइंडसेट में कि ये तो मेलबर्न ही नहीं आना चाहती है। एंड मैं तब से उस दिन से प्रे कर रही थी कि भाई मेरा वीज़ा ना लगे, भगवान प्लीज़ हेल्प मी, आई डोंट वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट वांट टू गो टू मेलबर्न, आई डोंट वांट टू लीव माय वर्क। एंड सब ने मुझे बहुत उस टाइम पर बोला जस्ट गिव सम टाइम, देखो तो शादी हुई है, वहाँ जाके तो देखो क्या है, कुछ नहीं हो तो वापस आ जाना। तो ये वाला एटीट्यूड सब ने मुझे दिया और मुझे था ये कॉन्फिडेंस कि अरे कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं तो वापस आ जाऊँगी, मैं तो बहुत शेर हूँ, मुझे तो कोई ऐसा उल्लू बना नहीं सकता है। सो व्हेन आई केम हियर, स्टार्टिंग में मुझे बड़ा अच्छा लगा, नेचर है, खुला खुला है, भीड़ भाड़ नहीं है, शांति है, आई एम अ पीस लवर पर्सन, वो किचकिच नहीं है मुंबई जैसी बहुत ज़्यादा। सो मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे 4-5 महीने में मुझे लगा भाई मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर तो लोग ही नहीं दिख रहे। ये सब में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर मैकपाई के अलावा कोई और दिखता नहीं था, सिर्फ स्टार्टिंग के टाउन हाउस थे वहाँ पर। तो मैं रोज़ देखती रहती थी ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये वाली ज़मीन पे ये घर बन रहे हैं, और 10 किलोमीटर्स में रोज़ वॉक पे निकल जाती थी। बट आई वॉज इन लव विद मेलबर्न, लाइक यहाँ का मौसम, यहाँ का बादल, हमारा इतना अच्छा सब ग्रीनरी है, आई एम अ ग्रीनरी लवर, नेचर लवर। सो वो उसके साथ मेरा थोड़ा टाइम बीता। फिर बात आई मेरा कौन सा वीज़े पे आते हैं हम, स्पाउस वीज़ा ख़त्म होने की, कि भाई PR के लिए अप्लाई करना है तो अब इंडिया वापस जाना पड़ेगा। तो 6 महीने के बाद आई हैव गॉन टू इंडिया। आई टोल्ड माई मॉम डैड कि मैं वापस नहीं जा रही हूँ मेलबर्न। विजिटर वीज़ा पे था? हाँ, विजिटर। तो उन्होंने बोला कि 2 साल तो देने पड़ेंगे यार, ऐसा होता है, तुम्हें डर लग रहा है। मैंने कहा डर की बात नहीं है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं वहाँ पर करूँगी क्या, एंड कोई है नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई लोग नहीं है, किससे आप बात करोगे, क्या नहीं करोगे। तो आई जस्ट टोल्ड देम कि नहीं आई डोंट वांट टू गो। और किसी का PR नहीं आता है इतनी जल्दी ऑस्ट्रेलिया में, मेरा फट से आ गया। मेरा फरवरी जैसे ही मैं इंडिया पहुंची और मेरे हस्बैंड ने कॉल किया, अरे तुम्हारा PR आ गया। सो मुझे खुशी से कूदना चाहिए था। आई वाज लाइक तो मैं क्या करूँ, PR आ गया, मैं तो आ ही नहीं रही हूँ वापस। तो आई स्टेड बैक, लाइक 6 महीने के लिए मुंबई में मैं वापस रही हूँ अपने लोगों के साथ, और अपना काम मैंने वापस से शूट करना स्टार्ट कर दिया था। ये था कि मुझे वापस नहीं आना है, बट समहाउ मुझे लगा कि नहीं यार, देन स्पिरिचुअलिटी केम इन। तो किसी बंदे ने मुझे बोला, मेरे फ्रेंड ने, कि भाई आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करो, हैप्पीनेस कोर्स, और देखो और ये करो। तो किया। फिर उसके बाद बैंगलोर आश्रम चले गए, उनके गुरुजी के आश्रम, एंड वहाँ मैंने साइलेंस कोर्स किया 10 डेज़, एंड उन्होंने ऐसे ऐसे मेडिटेशंस कराए। तो इट चेंज्ड माई माइंड कम्प्लीटली टू कम बैक एंड गिव टाइम टू योर सेल्फ, गिव अ चांस टू योर सेल्फ, कि जो तुमने चूज़ नहीं किया है रियलिटी शायद वही हो सकती है तुम्हारी। सो अपने आप को समय देकर तो देखो, थोड़ा एक मौका देके देखो। अब तक कितने मौके दिए हैं। समहाउ आई वाज रनिंग फ्रॉम द सिचुएशन कि शादी हो गई है और मुझे शादी नहीं करनी है। आई हैव गॉट, वो रिजिड बच्चे होते हैं ना कि मुझे नहीं चाहिए, क्यों दे रहे हो मुझे नहीं चाहिए, वो वाली चीज़ थी। सो तब वो मेरे अंदर ये थॉट था कि यार वो मेडिटेशंस करके थोड़ा सा दिमाग ऐसा क्वाइट हुआ, क्योंकि इसमें तीसरे बंदे की कोई गलती नहीं है जिसने आपसे शादी की। ही वॉज लाइक वेरी सेन पर्सन। तो मुझे बार बार उसके बिहाफ पे लगता था कि नहीं, उसके साथ बहुत ज़्यादा अनजस्टिस हो जाएगा अगर मैं वापस नहीं जाऊँगी, उसकी फैमिली के साथ भी हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, डोंट बी सो सेल्फिश, सो जस्ट गो एंड सी अगर कुछ कर सकते हो तुम वहाँ पर लाइफ में। एंड समहाउ वहाँ पर डेस्टिनी ने बहुत बड़ा काम किया अपना, लक का। वापस आई, मेरे फ्रेंड्स भी बन गए, मेरा सर्कल भी हो गया। जो जो चीज़ें मुझे कंप्लेन थी मेलबर्न में, वो सारी चीज़ें होती गई। मुझे जॉब भी मिल गई, मैंने काम करना भी शुरू कर दिया, मैंने घूमना फिरना शुरू कर दिया, पूरा एक्सप्लोर किया मेलबर्न अकेले एज एन एडवेंचर। सो मुझे अच्छा लगने लगा मेलबर्न, मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा। एंड इट वॉज कम्प्लीटली अ चेंज ऑफ माइंड एंड एक्सेप्टेंस कि नहीं, आई हैव टू गिव माई सेल्फ अ टाइम एंड चांस एटलीस्ट टू सी कि क्या ऑफर करता है यूनिवर्स मुझको। सो ये मेरी कहानी थी यहाँ पर मेलबर्न तक, एंड तब से मैं यहीं पर हूँ। बट ऐसा बीच बीच में आता रहता है, क्योंकि मेरा दिमाग ना पूरा का पूरा वहीं पर रहता है, फिल्म इंडस्ट्री में। मतलब मुझे उन्हीं की न्यूज़ेस देखनी होती हैं, उनके ही पॉडकास्ट देखने होते हैं, सारे एक्टर्स के इंटरव्यूज़ देखने होते हैं। मुझे सब कुछ A to Z पता है कि कौन सी फिल्म बना रहा है, कौन सा डायरेक्टर बना रहा है, कौन सा प्रोड्यूसर बना रहा है। आई हैव बीन अवे लाइक सिंस 7 years नाउ फ्रॉम द इंडस्ट्री, बट आई बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत वेल कनेक्टेड हूँ इंडस्ट्री के साथ। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि कब वापस जाना है मुझे, कब मुझे मेरा कम बैक करना है।
तो ये भी मैंने छोड़ दिया। इतने सारे कमबैक हो रहे हैं अभी आजकल। आप देखिए कितने सारे पुराने एक्टर्स वापस, लाइक फरदीन खान अभी आए, और भी 2-3 हैं जो मतलब जो 10-15 साल से स्क्रीन पे दिखे ही नहीं थे, वापस आ गए। तो उनको अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। हाँ, करेक्ट। आई डोंट नो, आई एम लाइक नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, बट हम एज एन ऑडियंस नहीं, जब आप इंडस्ट्री में जाओगे, ऑडिशंस दोगे, लोगों से मिलोगे, तभी तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ मेलबर्न में बैठे बैठे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। जबकि मेरे पास आए 2-3 फेसबुक पे कास्टिंग डायरेक्टर्स जिनके साथ मैं काम करती थी, उनके मेरे पास ऑफर्स आए कि भाई ये शो है, सो तुम्हें वहीं पर रहना है या तुम वापस आने की सोच रहे हो। होता है ना, वो अपना बेसिक डेटा एक्टर्स का निकाल के देखते हैं पुराना, तो उनको कहीं ना कहीं मेरा नाम दिखाई पड़ा, बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। सो दे कॉल्ड मी, दे मैसेज मी, तो मैंने बोला नहीं अभी मैं हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर कुछ अच्छा हो तो आई कैन कम एंड शूट फॉर दैट। तो उसके लिए कोई एक्चुअली रिस्क नहीं लेना चाहता, बिकॉज एक्टर्स की इस टाइम पर इंडस्ट्री में बाढ़ आई हुई है। लाइक लिटरली दे आर सो मैनी, हर 10,000 हर दिन हर 10,000 लोग एक्टर बनने आ रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। झेलना ऑडियंस को पड़ता है एक्चुअली। तो मेरा भाई अभी भी इंडस्ट्री में है एंड वो मुझको यही बोलता है कि दीपू यू आर इन हैप्पी प्लेस, यू आर इन अ गुड प्लेस, तुम अच्छा कमा रही हो, अच्छा रह रही हो, गुड लाइफ है, अच्छा ऑक्सीजन है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, डोंट कम बैक। बट मेरा अंदर का एक्टर वाला जो दिल होता है ना, वो ऐसा बोलता है कि नहीं यार ये मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे जो लास्ट सेटिस्फैक्शन मिला था ना काम करते वक्त, वो जो एक तृप्ति होती है काम करने की, वो मेरे सेट पर ही मिलती थी मुझे। और ये उस टाइम पर मैंने रियलाइज़ नहीं किया जब वहाँ पर थे, या अब रियलाइज़ होता है जब वो नहीं कर रहे। इतने काम कर लिए उसके बाद मैंने, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन मुझे आज तक कभी मिला नहीं है। वो सेट पर होने वाली तृप्ति, या कि लोग कैमरा सेटअप कर रहे हैं, डायरेक्टर बैठा है, असिस्टेंट डायरेक्टर्स आए हैं, लोग बोल रहे हैं मैडम शॉट रेडी, आप मेकअप कर रहे हो या अपनी लाइंस पढ़ रहे हो, वो मुझे अभी भी उसके मुझे नाइटमेयर्स आते हैं, लिटरली बता रही हूँ। एंड कभी भी ऐसे लेटती हूँ ना, तो मुझे लगता है, मैं आंखें बंद करती हूँ, मुझे लगता है मैं अपनी वैनिटी वैन में लेटी हुई हूँ और मेरा शॉट रेडी हो रहा है, क्योंकि मैंने इतना डेली सोप किया है कि वो एक आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फीड हो चुका है। सो यहाँ पर जब आई तो मुझे जो टर्म्स होते हैं ना, जैसे शिफ्ट कब ओवर हो रही है, तो यहाँ पर मेरा टर्म होता था कि मेरा पैकअप कब हो रहा है कि इतने बजे मेरा पैकअप हो रहा है, इतने बजे मेरा शूट स्टार्ट है। तो ये टर्म्स यहाँ पर मेरे मुंह से निकलते थे। तो माय हस्बैंड सॉ दैट एंड ही सॉ मी कि तुम्हारे अंदर से अभी तक वो निकला नहीं है। मैंने कहा कैसे निकलेगा यार, जो आप ओरिजिनली हो उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हो। सो वो मुझे समझ भी नहीं आया। सो स्टिल आई एम वेटिंग कि क्या पता, हो सकता है मेरा 7 साल का वनवास है और 7 साल काटने हो, 14 साल का, उसके बाद शायद मैं वापस जाऊँ और कुछ करूँ, बिकॉज अभी तो आई हैव अ डॉटर ऑल्सो, सो उसको मेरी ज़रूरत है, तो अभी जा नहीं सकते। डॉटर से पहले चले जाते तो शायद चले जाते, पर तब जा नहीं पाए, बिकॉज देर इज़ ऑलवेज समवन अहेड यू जो आपकी लाइफ प्लान कर रहा है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं प्लान करते अपने लिए। मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। आई हैव नेवर प्लान्ड एनीथिंग और सब कुछ होता चला गया। आई डोंट नो हाउ। लोग 15-15 साल पहला शॉट देने के लिए तरसते हैं इंडस्ट्री में कि भाई पहला ब्रेक मिल जाए हमें। मुझे सामने से टी सीरीज़ का ऑफर आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ना मैं कोई तोप हूँ, मॉडल थी, या मैं बहुत ऐसा सुपर मॉडल थी, ऐसा भी कुछ नहीं था। आई वाज लाइक रेगुलर। सो मैंने उस चीज़ की वैल्यू एक्चुअली उस टाइम पर की नहीं जब ये हो रहा था, बिकॉज मुझे वो ज्ञान देने के लिए वहाँ पर कोई था नहीं। होता ना एक सपोर्ट फंक्शन होता है आपके पास। मुझे कभी किसी ने बताया नहीं कि अनुष्का दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, जस्ट सी तुम्हें क्या करना है, जस्ट वेंट विद द फ्लो। या तो मेरे पास जो आता गया मैं सब करती हूँ, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो एड फिल्म्स हो, चाहे म्यूज़िक वीडियोज़ हो। फिल्म्स भी की हैं मैंने 2-3, उसमें से 2 पिक्चर्स नहीं आई और 1 आई है। सो बट वो भी चली नहीं इतनी ज़्यादा। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये उस टाइम पर जब थे एक्टर, तो कभी मैंने सोचा नहीं था यार आई वांटेड टू गो ऑन द टॉप, ऐसा था नहीं। शायद अब जब मैं सोचती हूँ ना पीछे का, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पर समझ में आ जाता है, या कोई मुझे ये बता देता है एडिशनली कि दिस इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू एंड यू हैव टू क्लियर, मतलब आपको इस चीज़ में अपने आप को रजना है, लाइक पूरा एक्सेप्टेंस में कि भाई यही एक्टर हो आप, एक्टर की लाइफ है, इसके प्रोज एंड कॉन्स झेलने पड़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए आपको इसी से डील करना पड़ेगा। हाउ
इंडस्ट्री कैन गो, लाइक जैसा भी चल रहा है इंडस्ट्री में. सो मुझे ये चीज़ नहीं था, मुझे था अरे यार कोई बात नहीं, अगर ये नहीं होगा कुछ और कर लेंगे, अगर ये नहीं होगा कुछ और कर लेंगे, ये नहीं. आज भी वही चल रहा है, आज भी वही चल रहा है. क्योंकि मुझे अब समझ में आया ये पैटर्न है, इस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा वही करना पड़ेगा, या तो मैंने जो छोड़ दिया वो वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर कुछ और. कब तक कुछ और करते जाओगे? समझ रहे हो आप? कहीं तो सेटलमेंट आना चाहिए. अब वो सेटलमेंट एज के साथ ही आता है, मैच्योरिटी के साथ आता है. तो अभी मुझे लगता है कि अब वो मैच्योरिटी एज आ गई है कि अब मुझे लगता है कि अब मेंटली मुझे एक करियर में सेटल हो जाना चाहिए. जो मेरे पास ऑप्शंस भी है कि मुझे किस में होना है, लाइक फूड एंड प्लस आप यहाँ पर भी मॉडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको अपना यहाँ पर करियर बनाना है ऑस्ट्रेलिया में तो. लेकिन अभी क्योंकि मेरी बेटी छोटी है तो इसलिए मैं थोड़ी बाउंड हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में. लेकिन मैंने सोचा है कि करेंगे, अब वो भी अपने आप ही हो जाएगा. वंस आई मेक माई माइंड थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस. अभी मेरा माइंड ही मेकअप नहीं है बिकॉज सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस. सो इसलिए चीज़ें शायद हो भी नहीं रही हैं उस हिसाब से. बट सो फार सो गुड, आई एम हैप्पी. या So what's your proudest moment? Something which you think कि इस पे यार ये I really feel proud of it. प्राउडेस्ट एक्चुअली मैं अपने ऊपर वैसे भी बहुत प्राउड फील करती हूँ बिकॉज अगर एक पर्टिकुलर आप मोमेंट की बात करें तो हैविंग अ डॉटर. क्योंकि शादी तो दूर की बात थी, मुझे शादी करनी नहीं थी, बच्चा तो मुझे कभी पैदा नहीं करना था. वो दुनिया में होता है ना, किसी का एक स्केरियस पॉइंट होता है. मेरे लिए स्केरियस पॉइंट था टू बी एन मदर, कि कैसे आप बच्चा पैदा करोगे. बच्चों से मेरी कभी नहीं बनी, बिफोर भी नहीं और बाद में भी नहीं बन रही है अपनी बेटी के साथ. बट मुझे हमेशा लगता था यार लोग कैसे बच्चे पैदा करते हैं यार. बच्चे मुझे कभी से इतने पसंद नहीं थे. एंड जब बच्चा पैदा किया और जब मम्मी बन गए ना, तब मुझे लगा कि नहीं यार, दिस इज समथिंग which has actually changed me from inside as a human being, as a woman. और बहुत सारी चीज़ें कैपेबिलिटी बताती है आपको, आपकी बॉडी खुद बताती है आपकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में कि आपके अंदर कितना कैलिबर है एक बच्चे को संभालने के लिए, एक ह्यूमन बीइंग को ग्रो करने के लिए, एक नर्चरर बनने के लिए आपके अंदर कितने कैपेबल हो आप. सो आई थिंक दैट इज़ माई प्राउडेस्ट मोमेंट कि मैं वो जोन क्रॉस किया प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक, और उसके बाद अकेले ही आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग विदाउट एनी हेल्प और सपोर्ट. नॉर्मली लोगों के पेरेंट्स होते हैं घर पे जो घर पे सपोर्ट मिल जाता है, बट आई एम डूइंग एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली. आई थिंक आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ. लोग नहीं करते ऐसा, यहाँ पर ही नहीं करते, वो क्रिप करते हैं. आई नेवर क्रिप, आई ऑलवेज डू माई थिंग. वो जो मुझे करना है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको उठाना है, घर को देखना है, बच्चे को देखना है, अपना काम देखना है, अपने हस्बैंड का काम किया रिक्वायरमेंट्स देखनी है. सो मैं अपना 100% देने की हमेशा कोशिश करती हूँ और देती भी हूँ. बिकॉज आई बिलीव कि आप बैठ नहीं सकते यार हमेशा एक ही जगह पर क्रिप करते रहो, और यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. आई एम नॉट अ क्रिपर एट ऑल. सो दैट्स इट. And biggest regret? मैरिज भी नहीं है एक्चुअली. बिगेस्ट रिग्रेट ये है कि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे मेरा काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए था. मुझे अगर उस टाइम पर भी ये पता होता कि दैट वाज अ थिंग आई रियली मिस, आई एम गोइंग टू मिस इन माई लाइफ लेटर. अभी आप इसको आप स्टक भी बोल सकते हो, काफ़ी लोग इसको बोलेंगे यू जस्ट वांट टू स्टक विद द पास्ट और समथिंग लाइक दैट, बट आई हैव मूव्ड ऑन. लेकिन मूव्ड ऑन मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे उस चीज़ की वैल्यू नहीं थी. एंड तो और ये जो शादी होने का और यहाँ तक का आने का सफ़र था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था. ये तो ऐसा था कि बस चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है और मैं उसका एक पार्ट हूँ. दैट्स इट. मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया, ना मैंने वीज़ा अप्लाई किया, ना मैंने टिकट्स किए, कुछ नहीं. Just fell into your lap. Yes, सब कुछ अपने आप हो रहा है. आई थिंक ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही एक प्रोफाउंड टॉपिक है जिसे हमें एक दिन आराम से डिटेल में डिस्कस करना चाहिए. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल वुड आइडेंटिफाई विद इट एंड लॉट ऑफ पीपल वुड आल्सो लर्न फ्रॉम इट. तो मे बी हम जस्ट हमारे पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट करेंगे. लेट्स एक्सप्लोर अबाउट दिस एस्पेक्ट ऑफ डेफिनेटली एनी टाइम, है ना. एंड आई थिंक आज मुझे तो भूख लगी और आपने मुझे कहा था कि पालक चिकन बनने वाला कुछ ऐसा है, तो मुझे उसकी याद आ रही है. मैंने बहुत अच्छा पालक चिकन बनाया और मैं बहुत अच्छी शेफ़ भी हूँ.
शेफ मतलब कि होम शेफ, ऐसा डेकोरेशन वाला नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल टिपिकल अच्छा करछी तोड़ खाना जो बनाती है ना औरतें, कट 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 करके कढ़ाई पे, सो आई एम इनटू दोज। सो मैंने मस्त आपके लिए पालक चिकन बनाया, हम चल के घर पर लंच करेंगे आफ्टर दिस पॉडकास्ट, और बहुत सारी और भी चीजें हम बात कर सकते हैं कभी भी इन फ्यूचर, है ना? Yes, let's discuss some of the other interesting aspects. अभी तो आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा सीरियस कॉन्वर्सेशन हो गया आज। सीरियस जो भी चीज़ ऑर्गेनिकली आ रही है, कभी मजाक भी हो जाएगा, कोशिश तो करिए। So let's see how it goes. And I think so let's put a halt on today's podcast, and we'll have much more of these parts in the future. Sure. All right. Anytime. Okay. See you. Thank you. Thank See you. you.